हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अतीत का सच और आखिरी हिचकी। रात के 2:30 बजे थे। समूचा शहर कोहरे की चादर ओढ़े सो रहा था, लेकिन राघव के आलीशान बंगले की पहली मंजिल पर सन्नाटा चीख रहा था। 72 वर्षीय गायत्री देवी बिस्तर पर पड़ी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उनके गले से निकलने वाली घुरघुराहट कमरे में फैले तनाव को और गहरा कर रही थी। बिस्तर के एक तरफ उनका इकलौता बेटा राघव उनका हाथ थामे रो रहा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अनन्या पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। अनन्या की आंखों में सास के लिए कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक अजीब सी करवाहट और सस्पेंस था जो पिछले कई दिनों से इस घर की हवाओं में तैर रहा था। राघव। गायत्री देवी के सूखे होठ हिले। उनकी धुंधली आंखें दीवार पर टंगे एक पुराने लॉकर की तरफ उठी। वह डायरी अलमारी के पीछे गुप्त दराज। राघव ने घबराकर अनन्या की तरफ देखा। अनन्या के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान उभर आई। उसने आगे बढ़कर गायत्री देवी का हाथ झटकने के अंदाज में राघव से कहा, जाओ राघव, माँ जी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मेडल तुम्हें सौंपना चाहती है। देख तो लो, इस साफ सुथरे और संस्कारी परिवार के पीछे कौन सा कीचड़ छुपा है। अनन्या, यह माँ के आखिरी पल है, कम से कम इस वक्त तो अपने तीखे तेवर बंद करो। राघव ने चिल्लाकर कहा। तीखे तेवर? अनन्या की आवाज में जहर घुला था। अभी तो मैंने सिर्फ जबान खोली है राघव, जब सच खुलेगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन भी साथ छोड़ देगी। राघव झटके से उठा और अलमारी के पीछे छिपे उस गुप्त राज की ओर बढ़ा जिसके बारे में उसे 35 साल की उम्र तक कुछ नहीं पता था। वहां एक धूल से सनी मखमली काली डायरी रखी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी के साथ एक 70 साल पुराना कानूनी दस्तावेज और एक धुंधली सी तस्वीर थी। जैसे ही राघव ने वह डायरी खोली और उसके शुरुआती पन्ने पढ़े, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने उसकी देवी जैसी माँ का चेहरा एक झटके में बदल गया। उसने पलटकर अपनी माँ को देखा, जो अब अपनी आखिरी हिचकियां ले रही थी। उनकी आंखों में अपराध बोध का समंदर था। डायरी में जो जो लिखा था वह महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक घिनौना सच था जो आज के आधुनिक समाज में भी ऑनर किलिंग और जातिवाद के नाम पर धड़ल्ले से हो रहा है। सन 1956 की बात है। गायत्री तब महज 16 साल की थी। रूढ़िवादी और रसूखदार जमींदार परिवार की बेटी। गायत्री को अपने ही घर के खेत में काम करने वाले एक निचली जाति के लड़के देवा से प्यार हो गया था। दोनों ने समाज से छुपकर शादी कर ली थी, लेकिन जब गायत्री के पिता और भाइयों को यह बात पता चली तो उन्होंने मर्यादा के नाम पर देवा को जिंदा जला दिया। यहाँ तक तो समाज की एक आम क्रूर कहानी थी, लेकिन असली सस्पेंस और विपत्स मोड़ इसके बाद आया। गायत्री उस वक्त गर्भवती थी। अपने परिवार के दबाव, लोक लाज के डर में और अपनी जान बचाने के लिए 16 साल की गायत्री ने अपने ही अजन्मे बच्चे, जो देवा का था, को अपनाने से मना कर दिया। परिवार ने उस नवजात बच्ची को पैदा होते ही एक अनाथालय के बाहर फेंक दिया और गायत्री की शादी एक अमीर घराने में कर दी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि अनन्या की दिवंगत माँ सावित्री थी। यानी जिस अनन्या को गायत्री ने अपने रसूख और ऊंचे खानदान का वास्ता देकर दिन रात ताने दिए थे, जिसे हमेशा 2 कौड़ी के अनाथ खानदान की लड़की कहकर प्रताड़ित किया था, वह असल में गायत्री के अपनी सगे संबंधियों से छुपाई गई बेटी की ही संतान थी। अनन्या और राघव आपस में सौतेले भाई बहन के रिश्ते में आते थे, एक ही माँ के संतान के बच्चे। डायरी के आखिरी पन्नों में गायत्री ने अपने इन घिनौनी साजिश को छुपाने के लिए कई और कदम उठाए थे ताकि कभी यह सच बाहर न आए। उन्होंने सालों तक अपनी ही बेटी सावित्री की जिंदगी बर्बाद की ताकि वह कभी उनके इस रसूखदार परिवार के सामने ना आ सके। कमरे में सन्नाटा था। राघव के हाथ से डायरी छूटकर फर्श पर गिर गई। वो फटी आंखों से कभी अपनी माँ को तो कभी अपनी पत्नी अनन्या को देख रहा था। यह झूठ है माँ, यह झूठ है ना? राघव हकलाया। अनन्या ने जोर का ठहाका लगाया जिसमें दर्द और नफरत का ऐसा मिश्रण था कि राघव की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। झूठ नहीं है राघव, यह तुम्हारी उस माँ का असली अक्स है जिसे तुम सुबह शाम पूछते थे।
अनन्या के स्वर तीर की तरह चुभ रहे थे। तुम्हारी माँ ने समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपनी जमींदारी की झूठी शान के लिए मेरी माँ को तरपा तरपा कर मार डाला। और जब मैं इस घर में ब्याह कर आई तो मुझे क्या कहा, नीच कुल की लड़की जिसके बाप दादा का पता नहीं। वाह रे ममता, वाह रे तुम्हारी संस्कारी माँ। अनन्या, मुझे कुछ नहीं पता था। आई एम सॉरी। राघव घुटने के बल बैठ गया। अनन्या की आवाज चीख में बदल गई। तुम किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो राघव? उस खून के लिए जो इस खानदान के हाथों पर लगा है, या उस रिश्ते के लिए जिसमें हम पिछले 7 सालों से रह रहे हैं? हम किस रिश्ते में हैं राघव? हम पति पत्नी है? या मुझे तो यह नाम लेते हुए भी घिन आ रही है। तुम्हारी माँ के इस 70 साल पुराने राज ने मेरे पवित्रता, मेरा वजूद, सब कुछ राख कर दिया। बिस्तर पर पड़ी गायत्री देवी ने रोते हुए हाथ जोड़ा। अनन्या, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं डर गई थी। बेटी, अनन्या ने पीछे हटते हुए कहा। खबरदार जो मुझे बेटी कहा। जब मेरी माँ अनाथालय के बाहर ठंड में बिलख रही थी, तब कहाँ थी तुम्हारी यह ममता? जब तुम मुझे रोज नीची जाति और अनाथ होने का ताना देती थी, तब कहाँ था यह पछतावा? तुम जैसी औरतें समाज के लिए कलंक है, जो अपनी कोख का सौदा सिर्फ इसलिए कर देती है ताकि दुनिया में उनका रसूख बना रहे। अनन्या ने एक झटके से अपनी अलमारी खोली, अपना सूटकेस निकाला और अपने गले के मंगलसूत्र तोड़ा और गायत्री के पैरों के पास फेंक दिया। अनन्या, रुको, तुम इस वक्त मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? रात के 3 बज रहे हैं। राघव उसका हाथ पकड़ना चाहा। मेरा हाथ मत छूना राघव, तुम्हारे इस छुअन से अब मुझे घिन आती है। अनन्या के तीखे स्वर ने राघव को पीछे धकेल दिया। इस घर की बुनियाद ही पाप और झूठ पर टिकी है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी आत्मा की हत्या की है। अनन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भारी कदमों से अपनी आंखों में आक्रोश और दिल में गहरी चोट लिए उस बंगले के दरवाजे को लांघकर हमेशा के लिए चली गई। ठीक उसी पल गायत्री देवी की आंखों से आखिरी आंसू गिरा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। गायत्री देवी की मौत के बाद बंगले का माहौल किसी शमशान जैसा हो गया। समाज के लोग आए, अंतिम संस्कार हुआ। सबने गायत्री देवी के महान और संस्कारी जीवन की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन राघव अंदर से मर चुका था। उसे अपनी ही माँ की लाश को मुखाग्नि देते हुए घिन आ रही थी। समाज के लोग पूछ रहे थे, बहू कहाँ है? इतनी बड़ी विपदा में वो पति को छोड़कर मायके कैसे बैठ सकती है? आजकल की लड़कियों में तो संस्कार ही नहीं बचे। राघव इन तानों को सुनता और अंदर ही अंदर लहूलुहान होता। वह समाज को कैसे बताता कि उसकी माँ के संस्कारों की भेंट चढ़कर उसकी हंसती खेलती गृहस्थी उजड़ चुकी थी। 1 महीना बीत गया। राघव ने अनन्या को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अपना फोन बंद कर लिया था और शहर छोड़कर किसी अनजान जगह चली गई थी। राघव कामकाज छोड़कर दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता। वो खुद को उस पाप का हिस्सेदार मान रहा था जो कभी उसने किया ही नहीं था। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 6 महीने बाद राघव के वकील ने उसे बुलाया। राघव जी, आपकी माताजी ने मृत्यु से 3 महीने पहले एक गुप्त वसीयत और कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स मेरे पास छोड़ दिए थे। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि उनके मृत्यु के 6 महीने बाद ही यह आपको और अनन्या जी को दिखाया जाए। वकील ने एक पेन ड्राइव राघव के हाथ में थमाते हुए कहा। राघव घर आया। उसने कांपते हाथों से पेन ड्राइव को लैपटॉप पर लगाया। स्क्रीन पर गायत्री देवी का चेहरा उभरा। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। यह वीडियो उनके मरने से कुछ समय पहले का था, जब उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनका राज अब अनन्या के सामने खुलने वाला है, क्योंकि अनन्या को अपनी माँ की पुरानी डायरी से कुछ सुराग मिल चुके थे। वीडियो में गायत्री देवी रो रही थी। राघव और मेरी बच्ची अनन्या, जब तुम यह वीडियो देख रहे होगे, मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। अनन्या, तुम्हारे तीखे बोल, तुम्हारी नफरत बिल्कुल जायज है। मैंने जो पाप किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन राघव बेकसूर है। उसे मेरे इस काले अतीत का एक अंश भी नहीं मालूम था। समाज के जिस ठेकेदारी और जातिवाद के डर से मैंने 16 साल की उम्र में अपने बच्चे को छोड़ दिया था, उसी समाज ने मुझे जीते जी रोज मारा है। मैं समाज की नज़र में आदर्श बहू और माँ बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर एक डायन की तरह खुद को खाती रही। मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ, लेकिन राघव और तुम्हारा रिश्ता, उस सच को भी जानो।
जो मैंने उस काली डायरी में नहीं लिखा। राघव ने चौंक कर स्क्रीन को देखा। राघव, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मेरी कोख तो उसी दिन बंजर हो गई थी जब मैंने अपनी बेटी सावित्री अनन्या की माँ को छोड़ा था। लगभग 30 साल बाद तुम्हें मैंने एक अनाथालय से गोद लिया था ताकि इस समाज को दिखा सकूं कि मेरा वंश चल रहा है। तुम्हारा और अनन्या का कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम दोनों का विवाह पूरी तरह पवित्र है। यह सुनते ही राघव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ ने समाज में अपनी झूठी इज्जत कि उनका बेटा सगा है बचाने के लिए इस सच को भी छुपाए रखा था, लेकिन मरने से पहले अपने बेटे और बहू की बिखरती जिंदगी को देखकर उनके अंदर की सोई हुई मां जाग चुकी थी। इस नए खुलासे के बाद राघव ने दिन रात एक करके अनन्या का पता लगाया। अनन्या दूर एक छोटे से कस्बे में अनाथ बच्चों को पढ़ा रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों की करवाहट कम नहीं हुई थी। जब राघव उसके सामने पहुंचा तो अनन्या ने रुखाई से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो राघव? मैंने कहा था ना, मुझे उस खानदान के किसी इंसान की शकल नहीं देखनी। अनन्या, एक बार, सिर्फ एक बार यह वीडियो देख लो। इसके बाद तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, राघव ने रूंधे गले से कहा। अनन्या ने कड़े मन से वीडियो देखा। वीडियो के आखिरी हिस्से में गायत्री देवी हाथ जोड़कर कफन में लिपटने से पहले भीख मांग रही थी। अनन्या, आज के समाज में जाति, झूठी शान और ऑनर के नाम पर रोज कितनी ही बेटियों की खुशियां जमींदोज कर दी जाती है। मैंने भी वही किया था। मैं उस बीमार समाज का हिस्सा थी, लेकिन राघव निर्दोष है। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। मेरे पाप की सजा मेरे बेकसूर बेटे को मत दो। मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी अगर तुम दोनों अलग रहे। वीडियो खत्म हुआ। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी जबान अब भी तीखी थी। उसने राघव की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी माँ ने मरते मरते भी अपनी सहूलियत चुनी राघव। अगर वह यह सच जीते जी बता देती तो 7 साल जो मैंने घूट घूट कर उनके ताने सुनकर बिताए वो बच जाते। आज का समाज भी ऐसा ही है, बाहर से संस्कारी, अंदर से सड़ चुका। मैं जानता हूँ अनन्या, राघव ने रोते हुए उसका हाथ थामा। मैं उस समाज का, उस हवेली का, उस दौलत का सब कुछ त्याग चुका हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा राघव हूँ। क्या तुम उस बुजुर्ग औरत के आखिरी पछतावे को स्वीकार करके मुझे एक मौका दे सकती हो? अनन्या ने राघव के हाथों को देखा। गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। समाज के जिस खोखलेपन ने 2 पीढ़ियों को बर्बाद किया था, आज उन दोनों ने उस खोखलेपन से ऊपर उठने का फैसला किया। अनन्या ने राघव को गले से लगा लिया। तीखे स्वर अब सिसकियों में बदल चुके थे। गायत्री देवी का 70 साल पुराना राज खुल तो गया था, लेकिन अपने आखिरी पछतावे और सच की बदौलत उन्होंने मरकर भी अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी को फिर से समेट दिया। इस कहानी का सामाजिक संदेश यह है कि आज के आधुनिक समाज पर एक करारा तमाचा है, जहां लोग आज भी जातिगत श्रेष्ठता और झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपनों का खून बहाने या उन्हें छोड़ने से बाज नहीं आती। हमारी चकाचौंध के पीछे छिपे ऐसे कई खोखले सच आज भी हमारे समाज को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।